नमस्कार मित्रों, मैं अमित आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वार्ता में। मित्रों, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, इस वजह से आपकी कक्षाएं नियमित नहीं चल पा रही थी। प्रश्नोत्तरी सीरीज आपकी नियमित नहीं चल पाई। आज से पुनः नियमित और कुछ परिवर्तन के साथ प्रश्नों की संख्या को बढ़ा करके प्रश्नोत्तरी आदिकाल से शुरू कर रहे हैं। तो आदिकाल में जो पिछली कक्षा हुई थी उसके आगे से प्रश्नों को हम सभी लोग देखेंगे। आप सभी को अगर यह प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती हो, आपके काम की हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे सभी का लाभ हो सके। प्रश्नोत्तरी सीरीज में आप कोई भी काम कर रहे हैं और अपना प्रश्नोत्तरी सीरीज यूट्यूब पर लगा करके सुनते रहिए। प्रश्नों को सुनने से प्रश्न याद होते हैं, क्योंकि जिस तरीके के पैटर्न के साथ पेपर आ रहे हैं उसमें पेपर में एग्ज़ाम देते समय प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा कितना अच्छा काम करता है। तो ये ज़्यादातर जो चीज़ें बार बार हमारी सुनी हुई रहती हैं, देखी हुई रहती हैं, बजाय इसके कि हमने कितना पढ़ा है, अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास किया है तो वही चीज़ें हमारे दिमाग में फिर गूंजती हैं। इसलिए ये प्रश्नोत्तरी सीरीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। और ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न क्या है, देखिए कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा होगा। मैंने प्रयास किया है, कुछ नया बदलाव किया है। कलर आप सभी लोग बताइएगा, ब्लैक स्क्रीन पे कलर ठीक लग रहा है या वाइट पर ही हम लोग पढ़ेंगे? जैसा आप बताएंगे हम वैसा कर लेंगे। चलिए, तो आज की अपनी पहली क्लास हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्या है प्रश्न, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? देखिए फिर प्रश्न सबसे पहले क्या है, सही नहीं है, तो इस पर ध्यान देना है, कौन सा विवरण सही नहीं है। ठीक है, तो क्या है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। ऑप्शन बी, जैन साहित्य आचार रास फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया। ठीक है, अगला क्या है, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। या ऑप्शन डी, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ है। तो क्या पूछा है, सही नहीं है। तो सही नहीं है में हमें ध्यान देना है, क्या सही नहीं है। ठीक है, तो एक देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आ रही है कि सिद्ध की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई, सही है। ठीक, जैन साहित्य बिल्कुल सही बात है, आचार चरित रास भाग में लिखा गया है। क्या हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। तो बस यही है, पूर्वी भाग, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, पूर्वी भाग में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है, तो कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये पूर्वी भाग में नहीं किया है इन्होंने, किस भाग में किया है बताए? बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए किस भाग में किया है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना, विस्मरण करना यानी भूलना, हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम यहाँ पर सृष्टा होगा। क्या सृष्टा, सृष्टि करने वाले थे। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको सुधार करते हुए चलेंगे, मैं भी करता हुआ चलूँगा। शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ठ कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? कथन किसका है ये देखिए,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किस कृति के संदर्भ में हमें बताना है? विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या वर्ण रत्नाकर। बताइए जल्दी से। तो यह कथन किसका है? कीर्ति लता से है। और चूंकि थोड़ा सा ये इसका क्रम देखिए हो गया है, इसको आप लोग देख लेंगे। तो यह कथन किससे है? कीर्ति लता से है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? बताइए। हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है, यह कथन किसका है? आदिकाल से पूछा गया है प्रश्न, नामकरण से। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र, किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। किस शैली में? चौपाई दोहे। ठीक है, क्या है? सरहपा विषयक यह कथन किसका, यानी सरहपा के विषय में यह कथन किसने दिया है? ठीक है, बताइए किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के लेखक हैं, कौन है? सोमप्रभ सूरी, धर्म सूरी, उद्योतन सूरी या मुनिजिन विजय। तो कुवलय माला कथा के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग, कौन है? उद्योतन सूरी। अगला प्रश्न है, पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? किसने माना है? खूब पूछा जाता है हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में, और विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग माना है, तो अलग अलग भी पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि यह जो भी प्रश्नोत्तरी मैं करवा रहा हूँ, यह विगत वर्षों में किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न ही है। नए प्रश्न मैं बना करके अपने से नहीं करवा रहा हूँ, विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से शब्दावली को बदल बदल करके पूछा जाता है। आप इनको पढ़िए। अगर आप इस प्रश्नोत्तरी को पूरी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका 60 से 70% पेपर इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा करके दोबारा से पूछ करके मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस पर हमें ध्यान देना है। और चूंकि परीक्षाएं नज़दीक है, इसलिए जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे वो हमारे लिए लाभदायक होगा। चलिए, तो पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने, दशरथ ओझा ने, रामविलास शर्मा ने या शिव सिंह सेंगर ने। तो किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा लगाइएगा, पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध से, वज्रयानी सिद्ध से, नाथ से और या जैन से। तो रत्नाकर जोपम कथा का संबंध किससे है? तो किससे है? वज्रयानी सिद्ध से है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, खूब पूछी जाती है और परंपरागत हो चुकी है अब तो। जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो बताइए कौन है इस पंक्ति के? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, जो पिया को मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। तो ये किसकी पंक्ति है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति और बहुत चर्चित पंक्ति है। किसकी है ये? अमीर खुसरो की है। तो हम लोग टिक करेंगे अमीर खुसरो। चलिए आगे चलते हैं। निर्भय भीम व्यायोग, इंपॉर्टेंट है, के लेखक, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं कौन है? धनपाल हैं, राजशेखर हैं, धर्मप्रभु सूरी हैं या रामचंद्र सूरी हैं। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? रामचंद्र सूरी। बनाएंगे हम सभी लोग। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? अर्थात ये 4 नाम दिए गए, इनमें से कौन सा योगी का है और कौन सा योगिनियों का है, ये बताना है। तो पुतलिपा, मणिभद्रपा,
कनकलापा लक्ष्मीकरा। कौन है? तो यहाँ पर योगी का नाम पूछा गया है, तो योगी का नाम होगा पुतलिपा। मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा। योगियों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों में, सिद्ध साहित्यों में कितने हैं? 84 हैं। 84 में 4 महिलाएं आती हैं। कौन सी आती हैं? मणिभद्रपा, मेखलापा, कनकलापा। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपको बता दे रहा हूँ। मणि, मेख, कनक, लक्ष्मी। क्या है? मणि से मणिभद्रपा, मेघ से मेखलापा, कनक से कनकलापा, लक्ष्मी से लक्ष्मीकरा। तो ये 4 योगियां हैं, बाकी सभी योगी सिद्ध हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है? योगी का नाम, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। तो चारों का नाम हम याद हो गया होगा, मणि, मेघ, कनक, लक्ष्मी। तो मणिभद्रपा, मेखलापा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा, ये 4 योगियां हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? क्या है? हिंदवी शब्द का प्रयोग क्या है? किस इतिहासकार ने किया है? अगर सिर्फ प्रयोग पूछता तो आप इसमें कंफ्यूज होता है, लेकिन देखिए एक प्रक्रिया है, क्या? सर्वप्रथम। यहाँ पर प्रथम प्रयोग हिंदवी का प्रयोग कई लोगों ने किया है, लेकिन प्रथम सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, अबू सईद, इब्न बतूता, बदायूनी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा अबू सईद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। कलचुरी राजवंश की 7, ये इंपॉर्टेंट देखिएगा, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कुवलयमाला कथा, राउर बेल या वर्ण रत्नाकर। तो कौन सा होगा? राउर बेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो बताइए किसका है? यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, अपभ्रंश में पूछा है। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ किस कवि ने किया है? हेमचंद ने, जो इंदु ने, धनपाल ने या सोमनाथ ने? तो किसने किया है? जो इंदु ने। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या लौकिक साहित्य? बताइए क्या होगा? महासुख की ओर। तो महासुखवाद कहाँ देखने को मिलता है? सिद्ध में, जैन में, नाथ में या लौकिक में? तो कहाँ मिलता है हमें? सिद्ध साहित्य में। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र वरदाई हैं, क्या हैं? केवल कवित्व के रचयिता? गलत, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो है इन्होंने तो जो है 68 प्रकार के छंदों का जो है प्रयोग किया है, तो कवित्व नहीं है। हिंदी के प्रथम महाकवि? हाँ ये हैं। केवल दोहा और तूमर के रचयिता हैं? ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। व्याकरण में पारंगत थे, हालांकि भले ही आचार्य शुक्ल ने कुछ भी टिप्पणी की हो, लेकिन थे। तो दूसरा और चौथा, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? डी, दूसरा और चौथा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ठीक है, तो जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले कौन आएंगे? लुइपा या स्वयंभू या हेमचंद या पुष्पदंत? बताइए कौन आएगा? इसमें आएगा, सबसे पहले आएंगे स्वयंभू, ठीक, दूसरा, ठीक है, उसके बाद लुइपा, उसके बाद पुष्पदंत और उसके बाद ये पुष्पदंत या पुष्यदंत, उसके बाद हेमचंद। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही। ठीक है। चलिए, क्रम वाले प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा करके हमें बनाने हैं, याद करने हैं, पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? सही तथ्य, उनका जन्म पटियाला में हुआ था? नहीं हुआ था, एटा में। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? सही है।
वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। हाँ, फारसी में लिखते थे, भारत के फारसी में, ठीक है, ये भी सही है। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ठीक है, मुझसे कुछ पूछना हो तो नहीं, फारसी में नहीं, मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदवी में पूछो। क्या कहा था? हिंदवी या हिंदुस्तानी, ठीक। तो ये भी हो जाएगा गलत, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंदन वाला रास के रचयिता है? जिन धर्मसूर्य हैं? नहीं। सुमतिगण है? नहीं है। मुनिजिन विजय है? नहीं है। आसगु, 20 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। कौन है? आसगु है। अगला प्रश्न, चंद्रदाई ने पृथ्वी राज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया? देखिए 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, ठीक, 68 प्रकार के छंद, लेकिन यहाँ मुख्यतया पूछा है। जैसे तो एक तो जैसे हरिगीतिका का बादशाह है ना, द्रुत विलंबित, इस तरीके के, तो यहाँ पर भी मुख्यतया एक छंद का प्रयोग तो किया ही है, हालांकि बीच बीच में प्रसंगगत आते हैं अन्य छंदों का, लेकिन मुख्यतया प्रयोग भी किया है। तो किसका किया है? अरिल का, पदड़िया का, कवित्त या सवैया का। तो यहाँ पर हम लोग सही करेंगे कवित्त। मुख्यतया जो है उन्होंने कवित्त छंद का प्रयोग किया है। अगले प्रश्न की ओर, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? कौन सा ग्रंथ मैथिली में लिखा है? पदावली, गंगा वाक्यावली, कीर्तिलता या मणिमंजरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और परंपरागत प्रश्न भी है, सभी को पता है, पदावली, यानी विद्यापति की पदावली। अगला प्रश्न है, पौम चरू में किसका वर्णन है? इंपॉर्टेंट है, लगाइए, बहुत से लोग गलत करते हैं। शिव जी का नहीं है, सीता जी का नहीं है, भरत जी का नहीं है, राम जी का है, ठीक है। तो पौम चरू में रामचरित मिलता है। या प्रश्न इस तरीके से पूछ दिया जाए, किस ग्रंथ में राम का चरित्र मिलता है या रामचरित मिलता है? आदिकालीन ग्रंथ पूछ लिया जाए, अपभ्रंश का, और वहां पर पौम चरू है तो आप उसको टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? खड़ी बोली में है, उर्दू में है, अवधी में है या ब्रज में है? तो किस में है? तो खड़ी बोली में है, स्वाभाविक सी बात है, सबको पता है। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल भाषा का अर्थ पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। डिंगल और पिंगल कई बार पूछा जाता है और हम लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा? नहीं है, बिल्कुल नहीं। अवधी और ब्रज के योग से। हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा? बिल्कुल नहीं है। अर्धमागधी? बिल्कुल नहीं है। अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी? इसको हम लोग सही करेंगे, 25 का हम लोग सही करेंगे, अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। चलिए, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार, अगला प्रश्न क्या है? हमीर रासों के रचनाकार कौन है? रूपचंद, जज्वल, विद्याधर, सारंगधर। तो कौन होंगे हमारे? ऑप्शन कौन सा सही होगा? रूपचंद, जज्वल, विद्याधर या सारंगधर। तो हमारा ऑप्शन 26 का सारंगधर, हमीर रासों के रचनाकार सारंगधर। अगला प्रश्न है, बालचंद विज्जावई भाषा क्या है? बालचंद विज्जावई भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। ठीक, विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? आपको बताना है विद्यापति की किस रचना की। कीर्ति पताका, लिखनावली, भूरि परिक्रमा या कीर्तिलता। तो ये किस रचना की पंक्ति है? तो ये है कीर्तिलता की। हमारा प्रश्न क्या होगा? कीर्तिलता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? कीर्तिलता। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया गया। देखिए, ढोला के पिता का नाम पूछा है। राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, राजा नल, राजा हरराज सिंह। तो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी होगा, राजा नल। अगले प्रश्न की ओर, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? गोरखनाथ के समय को लेकर भी विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान 11वीं सदी मानते हैं, कुछ 14वीं सदी मानते हैं, कुछ 13वीं सदी का मध्य मानते हैं। तो यहाँ पर पूछा है 11वीं सदी मानने वाले विद्वान कौन है? तो कौन होंगे यहाँ पर? डॉक्टर
राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो कौन होंगे? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छठ कर निकला है, यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, क्या है? मूढ़ोत नरसी रिख्यात, पृथ्वीराज रासो, अचल दास खींची की वचनिका, पापू जीरा दूहा। तो यहाँ पर क्या है? पिंगल मिश्रित रचना पृथ्वीराज रासो। कहीं कहीं पर कुछ विद्वान डिंगल भी मानते हैं, जहाँ पर वीरता का वर्णन है वहाँ पर डिंगल, और यहाँ पर प्रेम का या कुछ ऐसा है वहाँ पर पिंगल, ऐसा विद्वान मानते हैं। तो यहाँ पर हम पिंगल मिश्रित भाषा को पृथ्वीराज रासो सही करेंगे। अगला है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। थोड़ा सा देखिएगा, आदिकालीन हिंदी, ये एक नया प्रश्न है। संयोगात्मकता की ओर झुकाव, आदिकालीन हिंदी का व्याकरण के विषय में बात यहाँ पर कही जा रही है। संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ऋणाध्वनि का विकास, बिल्कुल है, ऋणाध्वनि का विकास, ठीक है। संयुक्त स्वर ए का प्रयोग होता है। संयोगात्मकता की ओर झुकाव इसमें नहीं दिखाई पड़ता है, तो हम लोग सही करेंगे ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, कमान बाण छुट्टहि अपार, लागत लोह इस सारी धार, घमसान धान सब वीर घेत, घन स्रोत बहत असरकत रेत। उपयुक्त पंथ में किसके मध्य होने वाले युद्धों का वर्णन है? ठीक है, तो ये तो जान लीजिए कि पृथ्वीराज रासो से ही पंक्ति है, पहली बात तो ये है। ठीक, दूसरा है किनके होने वाले युद्ध का वर्णन है, यानी किनके मध्य में युद्ध का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज की सेना व शहाबुद्दीन गौरी की सेना, शहाबुद्दीन की सेना व कुमोद मणि की सेना, पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना, शहाबुद्दीन गौरी की सेना व विजयपाल की सेना। तो यह जो है इसका ऑप्शन सही होगा सी, पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? तो इसको आप लोग बताइए, पद्मावती समय के यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या गणपति चंद्र गुप्त। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। बताइए। नहीं, रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि जहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है और कथन नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, तो वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के आगे हमारा दिमाग नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, इस पर फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई, अर्थात पहले सिद्ध कौन है? नरोपा, सरहपा, सबरीपा या लुईपा। तो कौन है? लुईपा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत या अब्दुल रहमान। तो यह भी हमारा ऑप्शन रहेगा अमीर खुसरो के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? श्रावकाचार्य, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़ दोहा। हो गया, यहाँ पर छूट गया है टाइपिंग में, तो सही कर लीजिए। लिखावट इस पे रही बनती है, थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे। भरतेश्वर बाहुबली रास। तो यहाँ पर हमारा फिर ऑप्शन हो जाएगा बी, पृथ्वीराज रासो। सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि सही उत्तर क्या है, मिलाना है। गोरखनाथ और उनका समय, ये किसका है? नाथ संप्रदाय किसकी रचना है? ये रचना है, ये रचनाकार है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सिद्ध साहित्य। तो गोरखनाथ और उनका समय ये है रांगे राघव का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का दूसरा, पहले का दूसरा। नाथ संप्रदाय आपका चला जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास, दूसरे का चौथा ये हो गया। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ठीक है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के पास चला जाएगा, और सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती जी के पास चला जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है
बी वाला सही हो जाएगा। 38 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या अशुद्ध भाषा? तो बताएं आप सभी लोग, क्या कहा है भरत मुनि ने अपभ्रंश को? देश भाषा कहा है। अगला प्रश्न, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। तो जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? जगनिक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, या खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, जगनिक। चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर, बताइए। तो सबसे पहले मुझे लगता है चंद्रबरदाई आएंगे, श्रीधर सबसे बाद में आएंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, चंद्रबरदाई, फिर जगनिक, फिर खुसरो और फिर जो है श्रीधर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित काव्य, लौकिक और बताइए, लौकिक चरित काव्य क्या है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश या पाहुड़ दोहा? तो कौन सा होगा सही हमारा इसमें? भविष्यत कहा। अगले प्रश्न की ओर, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन है? देखिए ध्यान देना है, प्रश्नों पर विशेष ध्यान। प्रश्नोत्तरी का लाभ यही होता है कि आप प्रश्न को समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रश्न जो है ध्यान देने योग्य होते हैं। जैसे क्या है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपसे सीधे पूछेगा। आप देखें नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, अब आगे ध्यान ही नहीं दे रहे, इनमें देख रहे हैं, लेकिन पूछा क्या है कि इनमें कौन थे, यानी कि जो ऑप्शन दिया है इसमें कौन है। तो कौन है? गोरखनाथ, चरपटनाथ, महानाथ, नेमिनाथ। तो कौन सा होगा हमारा इसमें? गोरखनाथ। इनमें गोरखनाथ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर, महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, धनवाल, पुष्पदंत, स्वयंभू। तो कौन है? पुष्पदंत। अगला प्रश्न, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने, यानी इनमें सबसे पुराने कौन है? देखिए, सरापा, कढ़ापा, ये कढ़ापा है, गलत हो गया है, कढ़ापा, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ। ठीक है, तो कौन है बताइए? तो इन सिद्धों में सबसे पुराने गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ हैं के। ठीक है, अगला है, बीचल देव रासो की नायिका का नाम। इम्पॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, कई कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको बनाएंगे। राजवती, मृणालवती, रूपमती या राजमती? तो 45 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएं? राजवती या राजमती है? 45 का राजवती। इस क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा, अगली कक्षा में इसको मैं दिखूंगा। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, राजवती या राजमती में। ऑप्शन दोनों तरीके से हैं, या अभी क्लास के बाद में ही मैं तुरंत इसको क्रॉस चेक करके आपको ठीक करा देता हूँ क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में संबंधित कथन कौन सा सही नहीं है? देखिए फिर कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। पहली चीज तो आदिकालीन रासो साहित्य में तो पहली ही चीज है कि राष्ट्र प्रेम का सुंदर वर्णन नहीं है। संबंधित कौन सा सही नहीं है? तो यही वाला सही नहीं है। ठीक है, युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही है। इनमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। ठीक है, श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला प्रश्न, अमावस के घारी, झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाथ के घरी बंद गरजे, बाजत अनहद तूर। देखिए, अमावस के घरी, झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी व्यंद गरजे, बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है। ठीक है, तो अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत कौन है? जायसी हैं, जलंधर हैं, गोरखनाथ हैं या
नामदेव हैं। तो कौन है? गोरखनाथ है। अगला प्रश्न, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो यह और भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट और परंपरागत प्रश्न है। निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कड़वक शैली का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है बताएंगे आप सभी लोग। जम्मू स्वामी चरियु, पवन चरियु, पाहुड़ दोहा या महापुराण। तो किसमें? पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ है। आज का अंतिम प्रश्न, और इस अंतिम प्रश्न के साथ आप सभी लोग से एक बार पुनः आग्रह है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आप अपना सहयोग में हम आपके लिए इसी तरीके से और प्रश्नोत्तरी लाते रहेंगे। प्रश्न क्या है? सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। तो किन की वाणियों की भाषा को? इम्पॉर्टेंट और परंपरागत प्रश्न है, सिद्धों की वाणियों को। आप सभी के लिए एक सूचना है कि हमारी ऑफलाइन कक्षाएं भी चल रही हैं। जिस किसी को ज्वाइन करना है आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है, ये देख लीजिए, मैं आपको नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको भी संपर्क करना हो 63 93 16 54 82। यहाँ पर एक सप्ताह में 6 दिन आपकी क्लासेज और प्रति रविवार को टेस्ट होता है। तो आप सभी लोग, जो भी लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, संपर्क करें, आपको अपने ऑफलाइन संस्थान का एड्रेस मिल जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सादर प्रणाम।